उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं लखनऊ। यहाँ पर आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनका परिवार पिछले 5 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। आइए बात करते हैं तारिक अहमद लारी जी से। तारिक साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका परिवार पिछले 5 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। आपके फादर जनता दल के कन्वीनर भी थे काफ़ी, पिछले 3 दशक से तो आप भी इसमें सक्रिय हैं। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी आपके लिए टिकट भी नहीं देती? मैंने कभी डिमांड भी नहीं की है। मेरे फादर लड़े ज़रूर, उसके बाद मैंने कभी डिमांड नहीं की। और भैया हैं, कुछ बेहतर जानते होंगे वो क्या करना है। नहीं, अभी पिछले दिनों ये सवाल उठे थे कि जो लोग मुलायम सिंह जी के करीबी हैं और जो अखिलेश जी के करीबी हैं, उनके बीच में अखिलेश जी समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, दोनों परिवारों को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। ऐसा तो मुझे लग नहीं पा रहा है। और अगर ऐसा कुछ है तो भैया उसको टैकल करेंगे। वो टैकल करना सब जानते हैं, किसको कैसे टैकल किया जाता है। ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग हर बार मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छे ढंग से मिलते जुलते हैं। कभी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि वो हमसे कोई दूर है या हम उनसे कोई दूर हैं। वो एक आवाज़ में खड़े रहते हैं, हम भी एक आवाज़ में खड़े रहते हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ हमको। ये पता नहीं कहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। ये बीजेपी की ही कारस्तानी होगी ज़बरदस्ती की बातें लीक करने की। ये हम लोग के पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जितना मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ कि पिछले जब 1990 का दौर था तो आपके पिताजी काफ़ी सक्रिय थे राजनीति में, और उसके बाद 2000 के बाद आप भी काफ़ी सक्रिय रहे। यूथ ब्रिगेड का आपको नेता भी बनाया गया। लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि आप हाशिए पे हैं। अगर हाशिए पे होता तो आप आज यहाँ ना होते। नहीं, वो तो क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है इसलिए मुझे आना पड़ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी पॉपुलैरिटी समाजवादी पार्टी की वजह से ही होगी। बट नेचुरल है, कोई इंडिविजुअल तारिक अहमद लारी का कोई अभी कुछ नहीं है। और अखिलेश जी ने जो जिम्मेदारी दी हुई है वो जिम्मेदारी तो मैं बखूबी निभा ही रहा हूँ। टीवी न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आप देखते ही होंगे कि डिबेट्स वगैरह में मेरा है काफ़ी इंटरफेरेंस है। तो मैं बोलता रहता हूँ, पार्टी की तरफ से ही बोलता हूँ। और जो बातें मैं बोलता हूँ पार्टी कभी उसको इग्नोर नहीं करती है। और अखिलेश जी भी उसको एंडोर्स करते हैं कि हाँ, ये तारिक अहमद लारी हमारी पार्टी के, हमारे परिवार के सदस्य हैं। नहीं, अभी देखा गया जैसे बहुत से लोगों का टिकट नहीं हुआ, जैसे कुंदरकी से हाजी रिजवान का नहीं हुआ, उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। इसी तरीके की और भी बहुत सी चीज़ें देखी गई। इमरान मसूद जी को लाया भी गया, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया। तो सबने बागी तेवर दिखाए। आपके साथ मुझे ऐसा लगता है पिछले 2-3 दशकों से जो सिर्फ आप टीवी पे हम लोगों के माध्यम से ही जनता से जुड़े रहते हैं, लेकिन आपको कोई पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रही। क्या ऐसा तो नहीं है कोई अंडर टेबल कोई डील हो गई हो कि इस बार अगर सरकार आ गई तो MLC बना के ले आएंगे आपको? अब ये तो भैया बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और अगर कुछ डील है भी तो भैया देखेंगे और हम देखेंगे। अभी उसका बारे में क्या बोलना है। ऐसा नहीं है कि भैया हमारा ध्यान नहीं रखते, पूरा ध्यान है। भैया को पूरी चीज़ का नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं, पूरे परिवार को जानते हैं। और हम लोग 5 दशक से नहीं, इत्तेफाक की बात है, हम लोग आज़ादी की लड़ाई से राजनीति में हैं। हमारे दादा भी रहे, हमारे परदादा रहे, फिर हमारे दादा रहे, फिर हमारे फादर हैं, अब मैं हूँ। तो 4 जनरेशन से तो राजनीति कर ही रहे हैं। हाँ, एंटी कांग्रेस ज़रूर हम लोग रहते हैं। हमारे फादर और हम दोनों तो एंटी कांग्रेस हैं ही हैं, कि कांग्रेस ने कभी देश की तरक्की में साथ नहीं दिया है। कांग्रेस हमेशा वही काम करती रही है जो आज बीजेपी कर रही है। तो कांग्रेस को हम लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते और कांग्रेस का साथ कभी दे नहीं सकते हैं। और ये अंडर द टेबल वो क्या कर रहे हैं मुझे भी अभी कोई जानकारी नहीं। जिस दिन जानकारी हो जाएगी आपको बता दूंगा। 2017 में कांग्रेस के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया था और आप तो कांग्रेस के काफ़ी अगेंस्ट ही रहते हैं। तो उस समय आपने नहीं बोला था कि ये गठबंधन गलत है? क्योंकि आज की डेट में तो अखिलेश जी भी कहते हैं कि हाँ, वो गठबंधन मेरी सब जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। नहीं, मैंने भैया से उसी समय विरोध प्रकट किया था कि ये गठबंधन गलत हो रहा है। लेकिन मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ तो मेरी बात तो नहीं मानी जाएगी। वो बेहतर जानते थे। अब आज अगर उनको रिग्रेट हो रहा है तो वो खुद ही समझेंगे कि किसने क्या कहा था। कांग्रेस के साथ गठबंधन तो शुरू से मैं कहता हूं कि गलत है। किसी भी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। और कांग्रेस को मैं कहूँगा बीजेपी से ज़्यादा जहरीली पार्टी है। आप अभी नए दौर है तो आप नए दौर को देख रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर को तो मेरे सामने ही डेथ हुई है एट द एज ऑफ 100 राउंड अबाउट। तो उन्होंने तो कांग्रेस की असलियत खोली। उन्होंने बताया वो कांग्रेस में थे, उनके फादर कांग्रेस में थे, कांग्रेस की स्थापना में वो मौजूद रहे थे। ऐसा नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर, उनका नाम शेख मखदूम बख्श था।
लेकिन हमारे ग्रैंडफादर ने फिर कांग्रेस की राजनीति छोड़ दी और इनफैक्ट राजनीति से ही संन्यास ले लिया कि कांग्रेस वो पार्टी नहीं है जिसमें रहना चाहिए। ये सिर्फ अपने तिजोरी भरने वाली पार्टी है, दलाली करने वाली पार्टी है, जनता का कोई विकास नहीं करेगी, देश का कोई विकास नहीं करेगी, क्षेत्र का कोई विकास नहीं करेगी। आप देख लीजिए जितने भी विकास हुए हैं 1990 के बाद से चालू हुए हैं, जब से वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से विकास चालू हुआ। बीच में कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई कि उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अगर ना करते तो WHO के ट्रीटी का उल्लंघन भी होता। जैसा मैं जानता हूं कि काफ़ी बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी, अटल जी भी आपके घर पे आना जाना हुआ करता था, और कांग्रेस के आप इतना विरोध कर रहे हैं, तो मैं क्या ये समझूं कि आप बीजेपी के ज़्यादा करीब हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी के करीब। हाँ, बीजेपी में ताल्लुकात सबके होते हैं, किसके नहीं हैं ताल्लुकात। नेताजी के वहाँ शादी थी तेजस्वी जी की, तो क्या मोदी जी नहीं आए थे? हमारे वहाँ शादियों में भी अटल जी आए हैं, क्योंकि अटल जी लखनऊ से सांसद रहते थे, तो बड़ नेचुरल लखनऊ की एक मेजर फैमिली हम लोग हो गए थे। पहले तो हम लोग देवरिया थे, फिर अब लखनऊ की मेजर फैमिली हो गए, तो बड़ नेचुरल वो लखनऊ की मेजर मुस्लिम फैमिली के घर तो आएंगे ही, और ताल्लुकात तो ऊपर से पॉलिटिकल थे। तो वो हमारे वहाँ शादियों में वो हों, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे कल्याण जी हों, चाहे कलराज मिश्रा जी हों, चाहे लालजी टंडन जी हों, मतलब बीजेपी के लोगों से, क्योंकि एंटी कांग्रेस माहौल रहा है, तो बीजेपी के लोगों से हम लोगों के संबंध रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, आज भी मेरे संबंध बीजेपी में भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन संबंध होना और आइडियोलॉजी की बात करना, वो दो अलग चीज़ है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। संबंध तो मेरे बहुत लोगों से हैं, लेकिन क्या मेरी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है? तो उस मसले में जब मैचिंग नहीं होती है तो वो मैच नहीं फिक्स होता है। बीच में तो ये भी बात खबर चली थी कि आपको बीजेपी ज्वाइन कराई जा रही है और आपको कुछ प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। पता नहीं ये अफवाह थी या सच था, मेरे कानों तक तो बात आई नहीं, लेकिन मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा ज़रूर। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये कुछ मेरे ही विरोधी होंगे जिन्होंने ये चीज़ फैलाई है, और ताकि मुझे पार्टी में और अखिलेश भैया की नज़रों में गिरा सके, जो पॉसिबल नहीं है। कोई उनसे जाके ये बात कहेगा भी तो वो हंसेंगे, वो जानते हैं तारिक अहमद लारी और लारी परिवार कहीं जाने वालों में से नहीं है, वो कहीं और बीजेपी वो तो भूल ही जाइए। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि आप इतनी अच्छी मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद आप मौलानाओं के बड़े खिलाफ रहते हैं, उनके लिए आप डिबेट में बहुत गरे आते हैं, क्या वजह है? आप कई बार बड़े गंदे अपशब्द यूज़ कर लेते हैं। नहीं, गंदे अपशब्द नहीं, बेसिकली मैं उन मौलाना के खिलाफ रहता हूँ। मैं मौलानाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं राजनीतिक मौलानाओं के खिलाफ हूँ, जो पैसा लेके, दूसरे लोगों से पैसा लेके गलत बातें करते हैं, जो औरतों की बेइज्जती करते हैं, औरतों के मामले में उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, ये इन लोगों ने, आपको याद होगा, फतवा दिया था कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। क्या इन्होंने वो फतवा दुबई की प्रिंसेस के ऊपर या सऊदी की प्रिंसेस के ऊपर दिया, जो मर्दों वाले कपड़े पहनकर हॉर्स राइडिंग करती हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग करती हैं, मर्दों वाले कपड़े और डीप नेक कपड़े और ड्रेस पहनकर पार्टीज फंक्शंस अटेंड करती है, मर्दों के बीच में जाती हैं? क्या उनके ऊपर दिया? नहीं दिया, क्योंकि वहाँ से इनकी दाल रोटी चलती है, वहाँ इनका पैसा आता है तो इनके बच्चे पलते हैं। लेकिन यहाँ पर रोलेक्स की घड़ी पहने होंगे और मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाए होंगे और अरमानी के शेरवानी पहने होंगे, अरमानी के शेरवानी की टोपी पहने होंगे, और अपने आप को गरीब मौलाना कहते हैं। तो ऐसे मौलाना के खिलाफ मैं रहता हूँ जो गरीब मुसलमान लोगों को धर्म के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं, धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो मैं इन मौलानाओं के खिलाफ हूँ। यहाँ लखनऊ में 2 मौलाना है, मैं उनके तो खिलाफ नहीं हूँ। खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं, वो कभी राजनीतिक बात नहीं करते। वो अगर किसी के लिए वोट की अपील भी करते हैं तो यही कहते हैं कि देश को जो एक रखे, देश की एकता को जो बरकरार रखे, हिंदू मुस्लिम भाइयों को साथ लेके चले, सब धर्मों को, सब वर्गों को साथ लेके चले। तो ये पॉलिटिकल बात तो हुई नहीं, ये तो देश की बात कर रहे हैं। और दूसरे मौलाना है वो भी यही बात करते हैं। वो यहाँ उत्तर प्रदेश के शाही इमाम साहब हैं, वो भी कभी पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मौलाना है जो मैं जानता हूँ, बाकायदा लखनऊ का ही मौलाना है, वो पैसा लेकर, उन लोग के बारे में तो कहा जाता कि कभी 5 करोड़ ले लिया, कभी 10 करोड़ ले लिया, वो लोग बीजेपी का प्रचार करते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान के शाही इमाम को देख लीजिए, उनके वालिद थे तो उनके मरहूम वालिद, उन्होंने भी बाकायदा पैसा लेकर बीजेपी का प्रचार किया था, अटल जी के लिए वोट मांगा था। और आज ये बुखारी साहब हैं तो इन्होंने भी यही काम किया, पैसा लिया नहीं लिया इनके बारे में ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने बीजेपी के फेवर में प्रचार भी किया। और जहाँ इनको मौका मिलता है, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक मौलाना है, तो राजनीति के हिसाब से ये काम करते हैं
कि जहां इनको फायदा होता है वहां ये जाते हैं। जैसे हम लोग के साथ थे, क्योंकि ये अपने दामाद और परिवार के लोगों को एडजस्ट करवाना चाहते थे, हमारे अगेंस्ट हो गए क्योंकि ये हमने इनके परिवार को एडजस्ट नहीं किया। भाई हर समय हम परिवार को नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि समाजवादी परिवार के हम पुराने, आप तो नए नए आ रहे हैं, क्योंकि आप कभी कांग्रेस को बोलते हो, कभी बीजेपी को बोलते हो, कभी बीएसपी को बोलते हो, कभी समाजवादी को बोलते हो, आप जिसको चाहे उसको बोलते हो जहां से आपको अच्छा मामला मिल जाता है। तो हम ऐसे मौलानाओं के, राजनीतिक मौलानाओं के, पेड़ मौलानाओं के, जो फर्जी मौलाना, उनके खिलाफ रहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनावों में इस बार समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? समाजवादी पार्टी का लेकर चलिए कि हम लोग को जैकपॉट है ये, बिल्कुल, लेकिन मेहनत के साथ है ये जैकपॉट। घोड़े दौड़ रहे हैं, राइडर हम लोग हैं, बट नेचुरल है। अब कैसे दौड़ाना है ये देखना पड़ेगा कि हम ही फर्स्ट आए, और फर्स्ट आने का मतलब होता है सरकार बनाए। ये गारंटी है कि 300 प्लस पार कर जाएंगे हम लोग। जैसा वेस्टर्न यूपी का चुनाव है और मैंने काफ़ी कुछ देखा वहाँ पर, तो जो शुरू में गेन था वो बाद में बीजेपी ने उसको कवर अप कर लिया था। तो वहाँ पर तो उतनी स्थिति नहीं रही थी समाजवादी पार्टी की जो पहले शुरुआत में लग रही थी। उसी तरीके से जैसे जैसे सेंट्रल यूपी, अवध वगैरह में आ रहे हैं तो वहाँ लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो रही है, अब एक तरफा मुकाबला नहीं है। और पिछली बार का भी अगर आप देखें तो 100 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी 1-1.5 वोटों से हार गई थी, और इस बार भी ओवैसी जी मैदान में है। तो आपको नहीं लगता है कि ओवैसी फैक्टर फिर से चल जाएगा? देखिए, पहले तो पश्चिम यूपी की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके उस मुद्दे पर। पश्चिम यूपी में जब आप गए होंगे तो आप अभी आ रहे हैं पश्चिम यूपी से या पहले से? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहे हैं, मतलब कल इलेक्शन हुआ है तो आप आज आए हैं जी, सेंट्रल यूपी आए हैं। देखिए, पश्चिम यूपी में ये लेकर चलिए 58 सीट्स पे चुनाव था, जिसमें से मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ 50 to 55 सीट्स हम और हमारा गठबंधन जीतेगा। इत्तेफाक की बात है, आप ऐसी जगह गए होंगे जो बीजेपी का एरिया रहा होगा, तो वहाँ से आपने वो चीज़ कलेक्ट कर ली होगी। आप बताते तो हम आपको ऐसी जगह भेजते जहाँ पे आप देखते कि सब आपको समाजवादी दिख रही है। नहीं, मैंने खैर दोनों लोगों का देखा था, लेकिन मेरा ऐसा खुद का आकलन है कि अब वो वाली स्थिति नहीं है जो आपको क्लीन स्वीप लग रहा था। अब कांटे की टक्कर हर जगह सीट पे हो गई। नहीं, कांटे की टक्कर तो शुरू से है, ये आपको मैं बिल्कुल बता दूं, लेकिन किसानों का वो एरिया है, और किसान भूला नहीं है कि 750 किसानों का कैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर इस बीजेपी ने किया है 1 साल तक धरने पे बैठाकर। प्लस साथ में इनके केंद्र के गृह मंत्री, राज्य मंत्री जो हैं, उनके लड़के ने कैसे यहाँ पे गरीब किसानों को गाड़ियों से कुचल के मार दिया, जिसकी कल बेल भी हो गई। ताज्जुब की बात है कि बेल भी हो गई, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वाले की बेल हो गई। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है, मैं जुडिशरी पे सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो आ ही गया है कि बेल होना बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा इशू है, कोई बहुत छोटा मोटा इशू नहीं था, बहुत बड़ा इशू था। सरकार टॉपल हो जाती है, सरकारें गिर जाती हैं इस मुद्दे पे कि कोई किसानों को गाड़ियों से रौंद के मार दे और उसको बेल दे दी गई। तो जरूर पुलिस ने या सीबीआई ने बहुत ही लचर इन्वेस्टिगेशन की होगी उन लोगों को छोड़ने के हिसाब से, इसलिए ये मामला हुआ है। लाख वो कहते रहे कि हमने बहुत मजबूत इन्वेस्टिगेशन की है, मैं नहीं मानता। कोर्ट भी देखती है, देख कर ही आगे काम करती है। तो जरूर लचर इनकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से, जांच की वजह से वो बंदे की बेल हुई है। अच्छा, जैसा हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो वोट मांग रही है वो विकास के मुद्दे पे मांग रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हुआ ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जैसा बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुस्लिम लोग क्यों बीजेपी को से अछूते हैं? आप मुझे इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बाकी और एक के अलावा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए जो इन्होंने किया हो। नहीं, पूरे देश में सड़कों के बहुत अच्छे जाल हैं। मैं यूपी का चुनाव हो रहा है तो यूपी की बात। हाँ, तो यूपी के अंदर भी सड़कें बहुत अच्छी। योगी जी ने क्या किया? नहीं, वो तो यही कहते हैं कि हमने सबका विकास किया है, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो खैर आप भी मानेंगे कि 12 से 17 के बीच में बहुत ही खराब थी, और आज की डेट में बहुत अच्छी हो गई है। देखिए, ये तो बात वही हो गई जो बीजेपी कहती है। 12 से 17 के बीच में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, लॉ एंड ऑर्डर खराब था, दंगा हो रहा था, माफियावाद था और कानून व्यवस्था नहीं थी। माफियावाद में सिर्फ 2-3 कम्युनिटी ही आ रही है जिसका नाम है मुसलमान और ब्राह्मण। क्या बृजभूषण शरण सिंह माफिया नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बृजभूषण शरण सिंह माफिया है कि नहीं है? ब्रिजेश सिंह माफिया है कि नहीं? ब्रिजेश सिंह इज इक्विवेलेंट टू दाऊद इब्राहिम। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि ब्रिजेश सिंह क्या माफिया है नहीं है? उसका भतीजा माफिया है कि नहीं है? उनके भाई, मरहूम भाई जो मर गए, क्या वो माफिया नहीं थे? इसका जवाब पहले आप दीजिए तो मैं आगे जवाब दूँ। लेकिन आप दूसरे की गलती दिखा के अपनी गलती तो नहीं छुपा सकते। गलती नहीं छुपा रहे, हम पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन अब मैं तो कहता हूँ आप अपने आप को साफ सुथरा बताते तो आपकी बेदाग छवि, तो बेदाग छवि आपकी होनी चाहिए। हम आपको साफ सुथरा बता रहे हैं।
हमने तो सन 2012 का जब चुनाव था तो हमने तो डीपी यादव को भी लेने से इनकार कर दिया था। हमने 2017 का चुनाव था तो हमने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी साहब को, लेकिन बाद में तो ले लिया था उनको। कहाँ लिया? हमारी पार्टी में तो है नहीं वो। आपकी पार्टी के समर्थन से ही लड़ते ना वो। कहीं नहीं, हमारे पार्टी के समर्थन से भी नहीं लड़ते। वो बीएसपी में चले गए, बीएसपी से लड़े। बीएसपी से हमारा कोई समर्थन नहीं था 2017 में। इस बार तो उनके भाई के लिए टिकट दिया गया है। भाई क्या, भाई के ऊपर क्रिमिनल केस है? आप भाई को माफिया कह दे रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की बीवी भी फिर माफिया है, ब्रिजेश सिंह की बीवी भी फिर माफिया है। आप परिवार को माफिया कह दे रहे हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं? भाई गुनाह कर रहा है ये आदमी, तो क्या उसके बच्चे और बीवी गुनहगार हो गए? मेरा क्वेश्चन तो ये था कि लॉ एंड ऑर्डर तो इस समय यूपी के अंदर अच्छा ही हुआ है ना। भैया बहुत अच्छा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, कि लड़की का बलात्कार हो जाता है, शेड्यूल कास्ट लड़की का बलात्कार होता है, और उसके बाद उसको जब जांच होती है तो डीजी और एडीजी और होम सेक्रेटरी कहते हैं कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। सीबीआई इंक्वायरी होती है तो उसमें साबित होता है कि बलात्कार हुआ, और लड़की मर जाती है तो उसको मिट्टी का तेल डाल के यही योगी की पुलिस जला देती है। क्या हिंदू धर्म में रात को 1 बजे मिट्टी का तेल डाल के जलाना अच्छी बात है? क्या हिंदू धर्म में आप जो मर जाता है उसका अंतिम संस्कार मिट्टी का तेल डाल के छिड़क के जलाया जाता है रात को 1 बजे? आप खुद बताइए किस हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं, ये तो एक आप ऐसी घटना बता रहे हैं जो आमतौर पे कहीं भी उससे पहले भी काफी होती थी। दूसरी घटना आपको बताता हूं। नहीं मैं, लेकिन ओवरऑल जो लोगों का मानना है, मेरे पास तो ऑन रिकॉर्ड है कि काफी मुस्लिम लोगों ने भी बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है। नहीं, मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ। रात को आदमी होटल में सो रहा है गोरखपुर में, कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में सो रहा है, रात को 2 बजे जाकर पुलिस उसकी हत्या कर देती है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया? एक लड़का एक लड़की, चाहे लड़का लड़की जैसे भी हों, शादीशुदा हो या ना हो, वो लोग अगर गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे हैं तो पुलिस वाला जाकर उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देगा माथे पे। ये लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर एक क्रिमिनल नहीं खराब कर रहा है तो पुलिस वाले तो खराब कर रहे हैं। मर्डर तो पुलिस वाले ने भी किया ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2012 से 17 तक अखिलेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया था, तो क्या वजह थी कि जनता ने उन्हें नकार दिया? इनके झूठे वादे, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, उन जनता को ये लगा कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो हम लोग को फायदा होगा, हम लोग को यहाँ नौकरियां ज़्यादा मिल जाएंगी, हम लोग को 15 लाख, क्योंकि इन लोगों ने पोर्ट्रे किया था कि यहाँ सरकार हमारी नहीं है इसलिए हम आपको 15 लाख नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ हमारी सरकार नहीं इसलिए हम आपको दिल्ली से भी नौकरियां, आप हमको यहाँ करिए तो हम आपको सब कुछ देंगे। क्या दिया इन्होंने? आपको लगता है 300 यूनिट बिजली फ्री की अखिलेश जी ने भी बोला है, तो वो भी क्या ऐसे ही चुनावी वादा है सिर्फ? वो हमारे संकल्प पत्र में है। तो इनके संकल्प पत्र में कभी 15 लाख रुपए देने की बात नहीं थी। तो इन्होंने जुमला कहकर किया था। नहीं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। नहीं कहा है, हमने तो ज़बानी नहीं कहा है, हमने तो लिख कर दिया कि हम करेंगे, और जिसको करेंगे लैपटॉप भी देंगे। हमने लैपटॉप दिया। आप देखिए लैपटॉप और मोबाइल फोन के लिए लोग बड़ा हंगामा करते थे, स्कूल वाले कहते थे स्कूल में मोबाइल नहीं आएगा। आज वही मोबाइल बच्चों को पढ़ाई का सहारा है। अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा, 18 लाख लैपटॉप उन्होंने बांट दिए। क्या वो लैपटॉप सहारा नहीं बने बच्चों के पढ़ाई के लिए? आप खुद बताइए इस बात को। ये 3 साल का लॉकडाउन, 2 साल का जो लॉकडाउन हुआ, क्या इसमें सहारा नहीं बना बच्चों का? स्कूल से नहीं चले। अगर वही चीज 5 साल तक ये लोग कर रहे होते तो आज कितने हजारों बच्चों के हाथ में लैपटॉप होता, हजारों बच्चों के हाथ में इंटरनेट कनेक्शन होता। तो क्या वो बच्चे पढ़ाई के लिए कंप्लीट ना करते? आज जो नुकसान हो रहा है वो किसकी वजह से नुकसान हो रहा है? योगी जी से, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार हो तो वो सोचे भी कि परिवार का क्या मतलब होता है। योगी जी का कोई परिवार नहीं, इसलिए वो सोच ही नहीं सकते हैं परिवार के बारे में। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चे पढ़ाई करें कि ना करें, क्योंकि वो एक कहा जाए कि एक फर्जी सन्यासी है। वो सन्यासी कभी राजनीति में नहीं आता है। ये वैसे ही है जैसे राजनीतिक मौलाना, वैसे ही ये राजनीतिक सन्यासी है। चलिए, आपने परिवार की बात की तो मैं पूछना चाहूंगा कि परिवारवाद तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के अंदर ही। किस हिसाब से आप कह रहे हैं, पहले उसका एग्जाम्पल दीजिए तो मैं बताऊं। नहीं, पूरे परिवार में कोई ना कोई MP बनता है, कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है, विधायक बनता है, सारे लोग तो हैं। क्या अपॉइंट करके? अपॉइंट करके नहीं, इलेक्ट करके ही होता है। लेकिन सीट तो ये देते ही है ना। तो उस पर जनता रिजेक्ट कर सकती है ना, सिवाय एक बार कर दिया ना, धर्मेंद्र यादव हार गए। धर्मेंद्र यादव हार गए, इस बार कर दिया। इनफैक्ट डिम्पल जी भी हार गई। बिल्कुल, इस बार कर दिया। नेक्स्ट अगर मिलेगा वो लड़ेंगे तो उनको देख लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात और पूछ रहा हूं, अपॉइंटेड होते सब कि उनको मंत्री बना दिया, तो उनको MLC बना दिया, तो उनको राज्यसभा, सिर्फ एक आदमी राज्यसभा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
1991 से वो आदमी राज्यसभा है, जिनका नाम है प्रोफेसर राम गोपाल, जिनको पहली बार राज्यसभा माननीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने बनवाया था, मुलायम सिंह जी ने नहीं बनाया था। तब चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी जनता पार्टी के, और तब वो बने थे राज्यसभा मेंबर, जिनको चंद्रशेखर जी ने बनवाया था। कोई नई चीज नहीं हुई है। अगर वो तब से राज्यसभा सदस्य हैं तो अलग बात है, वो मुलायम सिंह जी के भाई हैं वो अलग बात है। लेकिन क्या चंद्रशेखर जी अपने भाई को नहीं बना सकते थे? चंद्रशेखर जी ने क्यों मुलायम सिंह जी के भाई को बनाया? चंद्रशेखर जी भी तो तीन भाई थे, क्यों नहीं उन्होंने अपने 3 भाइयों में से किसी एक को राज्यसभा दे दिया? वो अपने भाई को देते तब कहा भी जाता। उन्होंने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के भाई को दिया था, क्योंकि वो लर्नेड आदमी था। वो लर्नेड आदमी है जिनका नाम है प्रोफेसर राम गोपाल, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही कायदे के व्यक्ति हैं। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। कभी उन्होंने पार्टी के खिलाफ या पार्टी के अहित करने की कोशिश नहीं की है, हमेशा हित की नीति ही अपनाई है। तो अगर उस आदमी को नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? नरेश अग्रवाल को? नहीं, अब एक चीज बताइए कि प्रैक्टिकल बात बताइए, 47 से 200 तक का सफर कैसे तय होगा? है तो चुनौती तो है। चुनौती है जिसको जनता ने स्वीकारा है, जनता पहुंचा रही है। आप 200 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 300 प्लस जनता पहुंचाएगी। जैसे ये 47 से 300 पहुंचे, वैसे ही हम भी पहुंचेंगे। 325 पहुंचे, हम 300 पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। क्या 1917 से पहले बीजेपी 47 पे नहीं थी? आप खुद बताइए, थी ना? तो फिर किसने पहुंचाया? जनता ने पहुंचाया। हमें भी जनता पहुंचा रही है, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई, त्राही त्राही मची हुई है। तो फिर ये भी बता दीजिए 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को ये होगा कि हम लोग के शाम को 7 बजे तक बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आएगा कि 300 प्लस की सीटें समाजवादी पार्टी विल बी द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन यूपी। तो आपको हम उस कैबिनेट में देखेंगे? मैं मिलेगा चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूं भाई कि मैं कैबिनेट में आ जाऊंगा। कैबिनेट में कैसे आ जाऊंगा? नहीं, फिर भी कुछ तो बता दीजिए दर्शकों के लिए। भाई ऐसी तो कोई बात अभी तक मेरे कानों में आई नहीं है, मैं सुन रहा हूं आपसे। अगर भैया चाहेंगे तो बात दूसरी है, वो देखा जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई।